बच्चों इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और जैसा कि मैंने कल जो लास्ट वीडियो था जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमने कूलॉम्स लॉ किस तरीके से डिराइव किया स्केलर फॉर्म के लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए। आज हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगा लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए बच्चों क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को हम बोलते हैं। तो बच्चों जो फील्ड है वो एक तरीके का फोर्स ही होता है। ठीक है, फील्ड हम जानते हैं कि एक तरीके का फोर्स ही है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर वो उस ग्रेविटी के फोर्स से खींच के उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई एस्ट्रॉइड जो कि गिर रहा है, वो जैसे ही अर्थ के ग्रेविटी में आता है अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है और हम बोलते हैं कि एस्ट्रॉइड आ गया है, गिर गया है। ठीक है, कई लोग विशेष भी मांगते हैं गिरते हुए, हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं जिसे। तो वो एस्ट्रॉइड्स हमारी अर्थ की तरफ आते हैं, जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी में आते हैं अर्थ खींच लेता है। कल्पना चावला जिस एक्सीडेंट में एक्सपायर हुई थी हम जानते हैं, कोलंबिया शटल, जैसे वो अर्थ की ग्रेविटी में आया था, अर्थ की ग्रेविटी ने इतनी जोर से पुल किया था कि वो एटमॉस्फेयर में बर्स्ट हो गया था। तो हम जानते हैं कि फील्ड वो फोर्स है जिसमें किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। फोर्स में हमने देखा था ट्विस्टिंग, है ना, स्ट्रेचिंग, किसी भी चीज को कर देना, पुश या पुल करना, ये सब फोर्स है, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है। पर हमने जिस तरीके से पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन में दो चीजों के बीच में फोर्स लगता है। हमने देखा था कि एक स्केल है, ठीक है ना, उसको मैंने चार्ज किया अपने हेयर में रब करके, कॉम्ब को मैंने चार्ज कर दिया सपोज, और फिर मैं उसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास में लेके गया और ले जाके मैंने क्या देखा, ले जाके मैंने ये देखा कि वो जो पीसेस के थे छोटे छोटे पेपर, वो उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको छुआ तो नहीं था। तो इंडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स ऐसा भी है जिसके लिए किन्हीं भी दो चीजों को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी होता है। किसी भी एक चुंबक को, किसी भी एक मैग्नेट को अगर आप दूसरी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो रिपल्शन होगा, साउथ को साउथ के पास लेके जाएंगे रिपल्शन होगा, नॉर्थ को साउथ के पास लेके जाएंगे अट्रैक्शन होगा। और काफी दूरी से ही ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उनको बिल्कुल टच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेविटेशन फील्ड में भी अर्थ ऊपर से ही पुल कर लेती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, तो चार्जेस भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला फोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट लगाए बिना, मतलब फोर्स के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चारों तरफ एक ऐसा एरिया है उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो वो फोर्स फील करेगा। इसी को हम बोलते हैं फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब बेसिकली हम इसको लिंक करें तो वो चार्ज के साथ होगा। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस है या माइनस है, कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ कोई फील्ड होगा। उसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो फोर्स को फील करेगा। ठीक है ना, उसी फोर्स को हम, उसी फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम इसे बोले कि डिफाइन करें तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे हम डेफिनेशन, तो हम लिख सकते हैं इट इज एरिया अराउंड ए चार्ज in which या एरिया की जगह हम क्या बोल सकते हैं, रीजन, in which if we take another charge, it will experience
it will experience force, ठीक है, experience force, the force may be attraction or repulsion, attraction or repulsion, ठीक है बच्चों। तो डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करें बच्चों हम, तो यहाँ पे देखो एक चार्ज रखा हुआ है, Q प्लस Q रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके चारों तरफ कुछ फील्ड बन रहा होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ फील्ड बन रहा होगा। और अगर सपोज मैं इस तरफ से कोई चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया Q। अब सपोज मैं यहाँ से एक Q नोट चार्ज, ठीक है ना, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, वो इसकी तरफ लेके आऊँगा, तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इस चार्ज को मैं जैसे ही इस पॉइंट पे लेके आऊँगा, ये रिपल्शन का फोर्स, देखो ये भी प्लस का है और ये टेस्ट चार्ज भी अगर मैं प्लस का मान लूँ, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा बिना टच किए इसके एरिया में। देखो, और अपन को ये तो पता ही है कि जो चार्ज है वो कहीं भी अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, ठीक है। किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज तो हम स्टडी करेंगे अभी वन बाय वन। प्लस चार्ज है सपोज, तो ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा इस तरीके से, और इसके चारों तरफ इस एरिया में कहीं भी मैं कोई चार्ज लेके आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पे ले आऊँ, वो फोर्स फील करेगा। अब अगर ये माइनस है तो अट्रैक्शन फील करेगा, अगर ये प्लस है तो ये रिपल्शन फील करेगा, माइनस है तो अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। तो हमने देखा इस तरह से ये जो चारों तरफ का इसका जो ये एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फील्ड। और चार्ज की वजह से है इसलिए बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमारे सामने आया कि ये टेस्ट चार्ज क्या है और ये प्लस से बाहर क्यों निकल रही है, माइनस से जो है अंदर की तरफ क्यों आ रही है। तो ये हम देखो डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं हम, और फिर मैं आपको टेस्ट चार्ज के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, उतार लीजिए फटाफट, मिटाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करें, तो हमने देखा कि वो फोर्स लगा एक टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्यू नोट के ऊपर, ठीक है, तो उसी को तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ठीक है। तो बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट था, तो अब आप पूछेंगे कि ये जो डिफाइन था फील्ड वाली डेफिनेशन, ये किसने दी थी। तो बच्चों ये जो एक रिलेशन है, ये हमको जो हमारे एक साइंटिस्ट है फेराडे, उन्होंने हमको बताया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया था, मैं लिख देता हूँ, फेराडे टोल्ड, या उसने डिस्कवर किया था, फेराडे डिस्कवर्ड दैट if there is a charge Q, take, if there is a charge Q and if we take this charge, in electric field E, then force on the charge
विल बी, चार्ज पे फोर्स कितना होगा ये हमको बताया था फेराडे ने, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको मैं लेके जा रहा हूं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमको बताया था फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ठीक है, ये हमको बताया था फेराडे साइंटिस्ट ने, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से अगर E की डेफिनेशन बच्चों हम निकालें तो E क्या बन जाएगा, F अपॉन क्यू। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको टेस्ट चार्ज मान लें, टेस्ट चार्ज क्या है देखो, आप बार बार में सुन रहे हो, टेस्ट चार्ज की भी मैं थ्योरी अभी आपको बताऊंगा, पर पहले एक मान लो कि ये टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। अब देखो बच्चों यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट में क्यू नॉट को ला रहा हूँ तो उस पर इतना फोर्स लग रहा है। ई का यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें तो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी ई की, आप बताइए मुझे, ई की यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। तो हमने देखा फोर्स अपॉन चार्ज, तो क्या यूनिट हो जाएगी बच्चों, यूनिट इसकी हो जाएगी, आप बताएंगे न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। क्या बताएंगे, न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट आएगी अभी आगे जब आप पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी एक और यूनिट आएगी, मैं लिख देता हूं, हालांकि अभी आपको जरूरत नहीं है याद करने की। एक और यूनिट आएगी इसकी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर हमसे बोले इसकी डायमेंशन निकालिए तो डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, डायमेंशन हम निकालेंगे, फोर्स की क्या होती है बच्चों, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू अपॉन चार्ज की क्या होती है बच्चों, a1 t1। सोल्व कर लेंगे तो डायमेंशन बच्चों इसकी क्या आ जाएगी, बताइए सोल्व करके क्या आएगी। देखो m1 तो एज इट इज आ जाएगा, m1 और l1, ठीक है, t ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो t माइनस 3, और a भी ऊपर जाएगा तो a माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये इसकी यूनिट्स हो गई। ये वाली यूनिट अभी आई नहीं, अगले चैप्टर में आएगी आपके पास, तो ये उतार लीजिए चार्ज के बारे में। ठीक है, कि पहला हमने पॉइंट पढ़ा, देखो दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ वो एरिया है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, बिना टच किए, फिजिकल कांटेक्ट में, बिना इंडक्शन वाले में हमने देखा भी था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि फेराडे के अकॉर्डिंग अगर किसी क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उस पर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इतना फोर्स लगता है। ई का यहाँ से फॉर्मूला निकला एफ अपॉन क्यू, एफ न्यूटन, ये कूलम, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दो यूनिट है। डायमेंशन हमने निकाली ये रही, इतना उतार लीजिए, फिर आगे हम करते हैं इसे। उतार लिया होगा बच्चों आपने, मिटा देता हूं। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो एक वर्ड आप बार बार सुन रहे हो, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की, तो अभी हम कर देते हैं। जब आप बोलोगे सर टेस्ट चार्ज के बारे में आपने बताया नहीं, तो टेस्ट चार्ज के बारे में भी सुन लीजिए। ठीक है, तो जो टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज जिसको हम अपने इस एग्जांपल में क्यू नोट से डिनोट कर रहे हैं, तो ये बच्चों क्या होगा, इट इज ए वेरी स्मॉल, it is a very small charge with negligible electric field, negligible electric field। एक ऐसा चार्ज बहुत छोटा हो और उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। ऐसा क्यों बच्चों, देखो इसका कारण देखते हैं। देखो अगर मैंने ये चार्ज बनाया एक प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा है क्यू नोट। अब देखो मुझे क्या करना है,
इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स निकालना है। अब अगर ये जो क्यू नॉट है इसका खुद का भी फील्ड हुआ तो देखो, अगर इसी के डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट आर होगा तब तो माइनस करना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। भाई अगर ये कोई चार्ज बड़ा हुआ तो इसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आ रहा है तो माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो हम प्लस करेंगे। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने इस क्वांटिटी में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ प्लस या माइनस कर दिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये बड़ा चार्ज है इधर आ रहा है तो माइनस करोगे, इधर इसी के डायरेक्शन में प्लस करोगे, तो इसका जो नेट रिजल्ट आ रहा है उसमें ये ऐड या माइनस होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा फिर इसका जो एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आ ही नहीं पाएगा कभी, और इसका एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो फिर हमारी कैलकुलेशन का क्या मतलब है। इसलिए जो टेस्ट चार्ज लाते हैं बहुत स्मॉल, इतना छोटा चार्ज होता है कि जिसका खुद का नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमें इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कंसर्न नहीं होंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसको कम करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ना इसको बढ़ाएगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जनरली इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यू नोट से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई आपके टेस्ट चार्ज की कहानी। उतार लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज है जो इस एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई नहीं करेगा, ना कम करेगा ना ज्यादा करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने यूनिट निकाली, डायमेंशन निकाली, तो ये भी देखना पड़ेगा 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग कि क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, वेक्टर है, कैसी है। तो बच्चों फॉर्मूला आपने लिखा था, आपने देखा था इसके फॉर्मूला में तो फोर्स था, ठीक है, ये फोर्स था। तो आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हमें पता लग गया, यूनिट डायमेंशन निकाल लिया, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, वेक्टर ही होगा। टेस्ट चार्ज की कहानी भी समझ ली हमने, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। ये उतारिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ। उतार लिया होगा आपने, अदरवाइज पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लेना, बिठा रहा हूं। बिल्कुल बच्चों, सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, काफी आसान टॉपिक है। क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा, आप खुद भी देखेंगे कि इजीली बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है सच हमको इसको सोल्व करने में। तो एक और चीज़ बता दूं बच्चों आपको, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दूं। देखो इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर पढ़ेंगे, है ना, बहुत सी प्रॉपर्टीज आएगी। तो अभी हम कुछ बेसिक इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। शॉर्ट में मैक्सिमम बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। सेकंड, इट इज ऑलवेज emerges out from positive charge and coming in, ठीक है ना, emerges out for positive charge and coming in for negative चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा अंदर आता हुआ, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर निकलता हुआ। किस तरीके से,
ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे, हर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर ये माइनस का होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता हुआ दिखाते इस तरीके से हर डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिए फटाफट। उतार लिया होगा, मिटाता हूं, अदरवाइज पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन of electric field, the direction of electric field is always from positive to नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द इलेक्ट्रिक field is the electric field will never be in negative to positive डायरेक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, करेक्ट है। अगर हम ऐसे बोले कि माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बच्चों, गलत, ठीक है। ये इस तरीके से माइनस से प्लस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, हमेशा प्लस से माइनस ही जाएगा, ठीक है। तो इसी में अगर मैं एक और डायग्राम बना दूं कि बच्चों ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, तो इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस, देखो ये माइनस। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस तो जा रहा है, पर माइनस से प्लस ये तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, इससे एक और चीज हमें पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की जैसे क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर मेक्स ए क्लोज लूप, like magnetic field। वैसे ये सब प्रॉपर्टीज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में तो मैं आपको ये सब बताऊंगा ही, फिर भी मैं पहले भी एक बार बता रहा हूँ ताकि जब आप उस टाइम पे कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो दोबारा आप करोगे तो रिवाइज हो जाएगा आपको, है ना, दो बार देखने को मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से पहले भी एक बार बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस तो कैसे बनेगी बच्चों, नॉर्थ से साउथ जाती है हमेशा, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। पर ये कभी भी प्लस से माइनस तो जाएगी, पर माइनस से प्लस तो कभी नहीं जाएगी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में होगी, दूसरी डायरेक्शन में तो कभी होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेचर में कैसा होता है, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है बच्चों।
अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जो कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है, इनमें क्या डिफरेंस है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, तो बच्चों जो हमारा 11th क्लास में चैप्टर था, तो 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा वर्क एनर्जी वाला, तो वहां आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने देखा था कि जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होंगे वो पाथ पे डिपेंड करेंगे, किस पाथ से आप उनको लेके गए हो, ठीक है। जैसे कि विस्कोसिटी हुआ, फ्रिक्शन हुआ, ये पाथ पे डिपेंड करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है ना, ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगे। अभी पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव है। अच्छा, लूप बनाता नहीं है कभी, आपने देखा प्लस से माइनस जाता है, माइनस से प्लस कभी नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कंजर्वेटिव तो होना ही है नेचर के अंदर। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। हालांकि इनमें से कुछ पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाऊंगा, पर ये बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। उतार लीजिए, मिटा के फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। मिटा देता हूं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये करने वाले हैं कि हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दूसरे चार्ज की वजह से, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों हम इसमें हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे, डायग्राम बना लीजिए, ये रहा क्यू, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इससे, को डब्बे में डाल लीजिए आपकी इच्छा है तो। क्यू नोट एक ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है बच्चों। क्यू नोट जो कि आप टेस्ट चार्ज मान के बैठे हैं, है ना, जिसको अपन को टेस्ट चार्ज ही मान रहे हैं, मान के क्या बैठे हैं, तो ये पॉजिटिव, ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इसकी तरफ लेके आओगे, इधर लेके आओगे, तो इस पे फोर्स लगेगा रिपल्शन का इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F अपॉन क्यू नॉट, यही था। तो बच्चों F निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो F क्या होगा बताइए। सबसे पहले ये फॉर्मूला अगर हमें पुट करना है तो बच्चों F तो निकालो, F तो निकाल सकते हो। Q फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2, तो आपने लिखा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मैंने आपको दी नहीं, तो डिस्टेंस आप लिख लीजिए इसकी है R, ठीक है। डिस्टेंस कितनी लिख ली, R। तो ये हो गया K Q1 Q2 R स्क्वायर, Q2 की जगह Q नॉट अपन ने लिख दिया है। ये तो आ गया फोर्स। अब बच्चों अपन को क्या करना है, हमको करना है F की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो हमने देखा E इज इक्वल टू F की जगह F की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और मल्टीप्लाई में Q नॉट जो इसके साथ है वो आएगा। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जो E है, E हमारे पास क्या बचेगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, K की वैल्यू हम जानते हैं, K की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपको याद रखना है, क्वेश्चन आंसर करते टाइम, न्यूमेरिकल करते टाइम पे हमारे काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। उतार दीजिए बच्चों।
उतार लिया। और इसी को बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो ये भी साथ साथ बता देता हूं। इन वेक्टर फॉर्म देखो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला ई वेक्टर बना दिया 1/4πε0 किसकी जगह? के की जगह q/r² एज इट इज लिख देंगे। और डायरेक्शन को बताने वाला पोजीशन वेक्टर r है तो लिख देंगे r कैप। क्या लिख देंगे? r कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। r यूनिट वेक्टर है, सॉल्व करेंगे तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उतार लीजिए, मिटाते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। मिटा दूं? ठीक है। तो KQ/r² या 1/4πε0, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r²। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो क्या है, देखेंगे अभी हम। अब हमें निकालना है इसकी वजह से, तो चलो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। हम क्या बोलेंगे? इट ऑल्सो फॉलोज, क्या क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन it also follows the principle of superposition and to find resultant electric field we use vector laws in the same way we calculated for force। जैसे हमने फोर्स के लिए फाइंड आउट किया था, वैसे ही सुपरपोजिशन का मतलब कि एक पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, तो उन सब को हम ऐड कर देंगे, उन सब वेक्टर्स को। तो ई रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा, ठीक है ना बच्चों, या नेट फोर्स अगर मैं निकालूं तो सबका सम आ जाएगा। सुपरपोजिशन का मतलब जो भी है उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहे हैं, या सपोज नोट है कोई जीरो पोजीशन पे रखा हुआ है, उस पर बाकी सब की वजह से फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबको ऐड कर दूंगा इस तरीके से। कैसे आप बोलोगे डायग्राम में? सपोज यहाँ पे Q0 चार्ज है, इस पे ये Q1 चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, ये वाला चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, Q2 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है। Q3 है, Q3
इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज पे अगर बहुत वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं तो इस पे इसका खुद का, ठीक है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको नेट ही लिख लीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कौन से पॉइंट पे, नोट वाले पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इन सब का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब फॉर्मूला क्या है इसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर, के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर। सबको ऐड करना है सिंपली, जैसा कि हम फोर्स में किए भी थे। और फोर्स के बहुत सारे वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल मैंने आपको कैलकुलेट करके वीडियो में बताए भी हैं, तो ये आप उतार लीजिए। सेम तरीका इसमें भी यूज करेंगे हम, ठीक है। और रिजल्टेंट तो आप निकालना जानते ही हो कि सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ निकलेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लो। तो जैसा फोर्स में किया था सेम वैसा का वैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स के लिए वेक्टर लॉज लगाएंगे और जितने भी फोर्सेस लगने वाले उन सबका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सुपरपोजिशन और रिजल्टेंट के लिए वेक्टर लॉज तो सेम जैसे फोर्स का निकाला था वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। और मैं आपको न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा, सेम तरीके से कैलकुलेट होंगे। वहां के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला था, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। बाकी आप देखेंगे प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपको जब करके दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हैं के क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर के क्यू टू, ये तो है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल, उतार लीजिए। अब एक और चीज बच्चों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मिटा देता हूं, उतार लिया होगा आपने। तो ग्राफ बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, हालांकि आप बता देंगे बहुत इंटेलिजेंट है आप, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। ये आर की डायरेक्शन, तो हमको पता है आर स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इनके बीच में, इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि ई जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, ऐसा ग्राफ बनेगा। और कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा बच्चों, बोलेगा ग्राफ बनाओ ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में। आर स्क्वायर नहीं बोलेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर बोलेगा। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब आप स्ट्रेट लाइन बना देना। आर स्क्वायर के बोले तो इस तरीके से ग्राफ बना देना। उतार लीजिए, ग्राफ भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑल थ्योरी डिस्कशन। अब इसके न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, हमारी बुक्स में भी है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।